नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बाद समय मिल गया है। आपके पास अभी तक कोई न्यू डेट अनाउंस नहीं हुआ है कमीशन के द्वारा। तो इस कड़ी में प्री कम मेंस की तैयारी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और वो सफलता के बेहद नज़दीक आपको पहुंचाने में सहायक भी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास समय है। अभी तक कोई न्यू डेट नहीं अनाउंस हुआ है, तो हो सकता है कि 2 महीना भी मिल जाए, हो सकता है 4 महीना भी मिल जाए। ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़े बहुत समय निकालना चाहिए मेंस के लिए भी, और थोड़े बहुत समय निकालना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है ये चीज़। साथ ही मैं बता दूं, इसी को ध्यान में रखते हुए जोश आईएएस पीसीएस जो है आपके लिए, जो ईयर वाइज का 10 साल का पीवाईक्यू है। अब इसमें कहेंगे कि सर 10 साल के पीवाईक्यू किसका, बीपीएससी का या और किसी का भी? तो पिछले पैटर्न को देख करके, यानी कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को देखना उतना ही आपके लिए ज़रूरी है जितना कि बीपीएससी को देखना। साथ ही कुछ जो आपके यूपीएससी या बीपीएससी से संबंधित जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, इवन बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम्स हो या अदर स्टेट के द्वारा जो हो, स्टेट पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम जो होता है अपर लेवल का, उसका भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के पैटर्न वहाँ से डायरेक्ट ले लिया जाता है। ठीक है? इसी को ध्यान में रखते हुए 10 वर्षों से के प्रश्न पत्र को हम लोगों ने कराने की कोशिश किया है, मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपके पास ज्योग्राफी का क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पहुँचा दी गई है। साथ ही साइंस का भी मैं करवा रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, बहुत ही बड़ी भूमिका रखता है किसी के सफलता और असफलता के बीच में। ठीक है? पहली कक्षा आपको दे दी गई है, ये दूसरी कक्षा है। इसके अंतर्गत हम 70वीं बीपीएससी का में जो आने वाले क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, अभी आपको पता होगा कि देश में तमाम जगह पे जो है सो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस कड़ी में पढ़ने का मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कंसंट्रेशन जो बन पा रहा होगा एग्ज़ाम से पूर्व, वो शायद नहीं बन पा रहा होगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, देश में शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर के अगर प्रदर्शन चल रहे हो और एक तरफ सरकार और एक तरफ विद्यार्थी हो, तो इस कड़ी में खुद को एक कमरे में बंद करना पढ़ाई के प्रति तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप विद्यार्थी हैं तो आपको दोनों चीज़ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अधिकार को भी छोड़ नहीं सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकते हैं। खैर इन सब के बावजूद मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करता हूँ आपका, कि बीपीएससी जो आज साइंस का करवा रहा हूँ लेक्चर 2, इसमें टेलीग्राम का यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये व्हाट्सअप चैनल है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप क्या होगा कि जो 72वीं बीपीएससी के लिए जो मेंटोरशिप चल रहा है प्री कम मेंस का, 1-to-1 मेंटोरशिप के माध्यम से आप जुड़ पाएंगे, और खासकर गूगल मीट के माध्यम से जो क्लासेज हो रही है उसका आप लाभ ले पाएंगे। ठीक है? चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर आपका है 70 का पेपर है बीपीएससी का, क्योंकि मैंने 71st का करवा दिया है आपको। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसी तरीके से बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसे ही यूपी पीसीएस हो जाएगा और यूके पीएससी हो जाएगा। ठीक है? कुल मिलाकर के सारे पेपर्स आपको सिलसिलेवार ढंग से करवा दिया जाएगा, कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ठीक है? देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, सबसे पहले आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि आपको भी लगना चाहिए कि मैं खुद एक लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए। तो डाल्टन थ्योरी जो कहता है, एटॉमिक थ्योरी, इससे रिलेटेड आप जानते हैं कि उसमें मासेस कंजर्वेशन का लॉ होता है। ठीक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है, स्थिर संगठन का भी सिद्धांत और नियम होता है, और रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी का नियम जो है इससे संबंधित डाल्टन से रिलेटेड नहीं होता है। तो 3 अगर हटाते हैं हम, 3 हटाएंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि आपका ए कैंसिल, बी कैंसिल और डी कैंसिल, यानी कुल मिलाकर के एक बार में अगर ये आप कट कर देते हैं रेडियो धर्मिता के नियम, तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है सी 1 2 4। यानी अब पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है? पढ़ के देख लेते हैं।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपके सही हुए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूँ कि 17वीं में क्या किया गया था बीपीएससी के द्वारा कि प्रश्न 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्न में क्या हुआ कि जो एक पैटर्न होता था बीपीएससी के द्वारा कि 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन या कहीं से भी उठाता था, तो ऑड नंबर से, यानी कि आपका हो गया 31 से 21 से, इस तरीके से, और 30 क्वेश्चंस कंटिन्यू देता था बीपीएससी ने, मतलब साइंस के क्वेश्चंस को। इस बार 17वीं में क्या किया था कि ये कंटिन्यूटी को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इसमें आप देखेंगे 1 से लेकर 50 तक में भी आपको कहीं कहीं कुल मिलाकर के साइंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसीलिए आगे देखिए, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा अम्ल जो है, एसिड, पेट से स्रावित होता है। क्या है पेट से स्राव? आप जानते हैं कि खाना जब हम लोग खाते हैं तो खासकर स्टोमक में ही HCl का स्रावित होता है। ठीक है, HCl का वही होता है। तो HCl के बारे में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको दे दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट। ये फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ से ले। सल्फ्यूरिक एसिड तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एकदम समझिए एसिड होता है, गलाने का काम करता है, तो ये तो आप ये नहीं जानलेवा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हटा दीजिए। ये नाइट्रिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, ये तो फास्फोरिक तो एक प्रकार का जहर होता है, तो ये हटा करके HCl के बारे में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल है, कुछ याद करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। साइंस के में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको डायरेक्ट याद करना पड़ता है, इसके सिवाय कोई चारा नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रश्न को, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन को दिखा। देखिए क्यों मैं बताया कि ये बीच में आपको करंट का क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये हटा देता हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा जो है तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि डिस्टेंस को कवर करना है आपको, जो मतलब कोई ऐसी गाड़ी, खास करके मीटर का नाम बताइए जिसमें डिस्टेंस कवर किया जाता हो गाड़ी के द्वारा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं यहाँ एमीटर। देखिए एमीटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये विद्युत धारा से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा आपका। स्पीडोमीटर स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड मेजरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ क्रोनोमीटर देखिए, क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है, घड़ी एक प्रकार का है। क्या है, घड़ी है। इसका काम क्या होता है कि सटीक टाइम को आकलन करना, मापना, यानी समय का जो है ना सटीक मापन, सटीक मापन। ठीक है, ये मापन हो गया आपका। तो अब देखिए ए और बी सी तो नहीं हुआ, आपका ऑडोमीटर बचता है। ऑडोमीटर इसका क्या है, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया। 8 नंबर नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के ऊपर लेके चला जाता हूं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हीट ट्रांसफर करना है और जिसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो संचालन है यानी कंडक्शन है और संवहन कन्वेक्शन है, ये दोनों के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और प्रतिबिंब है। आप सोच के देखिए ना कि कोई भी चीज़ कंडक्ट करेंगे हम तो एक लोहे है, एक लोहा अगर मान लिया जाए रॉड है, इस रॉड से अगर क्या किया जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, हो पाएगा, कंडक्शन हो पाएगा। ये नहीं होगा, कन्वेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए, खास करके लिक्विड का मीडियम चाहिए या तो सॉलिड का मीडियम चाहिए। प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के इसका शैडो बनेगा इधर। ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब आता है विकिरण यानी रेडिएशन, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधि करता है। अब मान लिया जाए कि कोई भी गैसेस है, उसके लिक्विडिफिकेशन में आपको डालना है, लिक्विड बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रेशर दिया जाता है। आप जानते हैं कि जो आपके एलपीजी गैस होते हैं वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, बट गैस है बट वो लिक्विड फॉर्म में। आप जानते हैं क्यों,
उस पर क्या किया जाता है, हाईली प्रेशर के साथ उसको दाब के साथ डाला जाता है उसको। इसी कारण से उच्च दाब, यानी जहाँ जहाँ उच्च दाब लिखा है ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी आप 50-50 चले गए। उच्च दाब तो होगा, हाई प्रेशर। अब कहता है कि गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति, अब जब भी दाब देंगे टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तब तो गलत हो जाएगा। टेम्परेचर कम करना होता है, क्या करना होता है, टेम्परेचर कम करना होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। यानी अगर अब ट्रिक्स भी कहता है एलिमिनेशन टेक्निक, 50-50 चलेगा तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और सी में से देखेंगे तो ए आंसर इसका फाइनल होगा। अब 20 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, लोहे का अयस्क के बारे में बताना है आपको। क्या बताना है, लोहे का अयस्क के बारे में बताना है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ सीने बार के बारे में है। अब जानते हैं कि सीने बार से रिलेटेड क्या होता है। सीने बार से जब देखेंगे तो ये मरकरी का अयस्क हो जाता है। ठीक है, ये मरकरी का हो गया। बॉक्साइट अब जानते हैं एल्युमिनियम का हो जाता है, एल्युमिनियम का हो जाता है। अब ये दोनों तो गया, सीने बार भी गया और बॉक्साइट भी गया। अब बचा पाइराइट। पाइराइट के बारे में देखिए, पाइराइट क्या है। पाइराइट आप जानते हैं क्या होता है, पाइराइट का बाई प्रोडक्ट जो होता है सल्फर और गोल्ड होता है, सल्फर से रिलेटेड है, सल्फर से रिलेटेड या गोल्ड से रिलेटेड कह सकते हैं, एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे ही निकलता है इसका। तो इस लोहे का इसका क्या है, यहाँ पे लिमोनाइट है। क्या है, लिमोनाइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको आगे भी बता दूंगा। अब हम चलते हैं क्या नंबर, ये आपका हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। 24 के 31 चलिए। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, उर्वरक के किस घटक का उपयोग जो है शीघ्र विकास यानी बहुत जल्दी डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कीजिए। ठीक है, या कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस है। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। आपने एनपीके का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का नाम सुना होगा। अब यहाँ पर सबका अलग है। आपको तो अगर वैसे कहा जाता है एनपीके मार देते, लेकिन अलग अलग है। नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन कहता है शीघ्र विकास के लिए, शीघ्र विकास के लिए आपको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, शीघ्र विकास के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते। 31 हो गया, 31 के बाद 40 चलते हैं। आपका समय कम खराब हो इसी कारण से मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, क्वेश्चंस के लिए ऊपर लेके चला जाता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर कहता है कि सोडा अम्ल जो होता है अग्निशामक का घटक है। इसमें कौन सा सोडा अम्ल, इसमें दिया हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट, तनु कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, तनु सल्फ्यूरिक एसिड बाइकार्बोनेट और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट विलयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है ना 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कि आपको क्या लग रहा है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी होगा तो यहाँ भी देखिए क्या लगा हुआ है, इसको थोड़ा समय लेकर बनाना है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट विलयन, एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ देखना है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कोई भी चीज़ें होगा तो आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप गौर करिए कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक कॉमन आपको चारों मिल गए, यानी कि आंसर मैं लॉजिकली खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट विलयन, यानी कि अब मेरा दिमाग कहता है कि इस दोनों में से ही आंसर होना चाहिए। क्यों, अब मैचिंग खोज लेंगे, ये दोनों कट कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सल्फेट है, यहाँ कार्बोनेट है। अब यहाँ कार्बोनेट विलयन, इसीलिए सी और डी में से 50-50 चला गया है। सी और डी में से अटेम्प्ट लीजिए। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन होगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, फाइनली आंसर खोजने का टेक्निक खोजना है कि यहाँ पर कार्बोनेट सॉल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पे कार्बोनेट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन।
41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है इसको? 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु बैक्टीरिया बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, यानी कि प्लीहा ज्वर। ठीक है, प्लीहा ज्वर मतलब एस्प्लेनिक फीवर कहा जाता है इसको एस्प्लेनिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, एस्प्लेनिक फीवर को प्लीहा एंथ्रैक्स भी बोला जाता है। क्या? एंथ्रैक्स भी बोला जाता है। सबसे पहली बात, ये होता किस में है? एनिमल में होता है। ठीक है, ये जान गए आप कैसे होता है। आपको मैं बेसिलस एंथ्रासिस के बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है? बैसिलस एंथ्राइसिस। ये भी एक बैक्टीरिया ही है, जीवाणु ही है। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी मिल गया, इसका आंसर भी मालूम चल गया, एंथ्रैक्स होता है। ठीक है, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, टाइफाइड थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज लेके जाना चाहिए क्वेश्चंस के अगर आता है तो। ठीक है, ये आप जानते हैं साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेली मोलेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलेरा अब दूषित पानी के कारण होता है, ये भी पता है। ये कॉलेरा जो होता है ना, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर आपका हो गया। अब चलते नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चंस। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है साइंस का। कौन सी विकिरण जो है रेडिएशन रे शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए, मैं कहूँगा रिपीट हुआ है PYQ। ये PYQ पूछा गया, कोई 66 या 64th क्वेश्चन 65 वाले में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये पूछा गया क्वेश्चन। ये डायरेक्ट इसका इंफ्रारेड विकिरण होता है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट UV मतलब अल्ट्रावायलेट तो और ख़राब करने का काम करता है बॉडी को। ठीक है, जहाँ एक्सरे सब में यूज होता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दृश्य तो विजिबल, आप तो जानते हैं कि दृश्य जो विकिरण होता है जिसको हम लोग प्रकाश, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जो वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो दर्द के रूप में, क्योंकि ऑलरेडी आप सूर्य के प्रकाश में रहते हैं दिन भर, आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है और ठीक हो जाता है? इसीलिए दृश्य नहीं होगा, UV नहीं होगा। होता क्या है कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है, इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या होता है शरीर में दर्द में राहत पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। BPSC ने काफ़ी दिमाग लगाया था, समझे, कि इस तरीके से देखिए बच्चे डिस्टर्ब हो, ज़्यादा उसको समय लगे, इस तरीके से बना करके दिया था कि एक जगह नहीं रहना चाहिए इसका। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। ठीक है, अब मेलामाइन के बारे में बात कर रहा है। अब मेलामाइन के बारे में जब भी बात है किया जाएगा तो याद रखना है आपको, जहाँ भी पॉली लगा हो ना, पॉली लगा हो तो पॉली का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ ऐसा थर्मोप्लास्टिक हो गया वो। ठीक है, क्या होता है, पॉली जहाँ भी लगा रहेगा तो थर्मोप्लास्टिक के केंद्र में उसको डाल देना है। पॉलीथीन PVC तो होगा नहीं। ठीक है, मेलामाइन क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार जिस कंडीशंस में देने के बाद वही कंडीशन को पकड़ लेता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बात ये तो हुआ कि मान लो कि आंसर के बारे में हुआ कि आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका आंसर 51 का हो गया। लेकिन इसमें ट्रिक्स भी देखिए, पॉलीथीन PVC, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि कुल मिलाकर के B और C में से ही आंसर देने की कमीशन कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आंसर अगर होगा तो थर्मोप्लास्टिक होगा या तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, इसी में से कोई आंसर आपको टिक करना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसी दोनों में से कहीं ना कहीं आपको लेके चलना पड़ेगा, इसी दोनों में से। क्योंकि देखिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बात और मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल गेसिंग के ही माध्यम से आप देखेंगे UPSC में खासतौर पर स्टूडेंट्स को आता नहीं है। आप कई सारे टॉपर्स का लिस्ट उठा के देख लीजिए DKT पे या किसी भी चैनल पे, वो कहता है कि 30 से 35 क्वेश्चन ही कन्फर्म आता रहता है मुझे। उसके बाद का जो अटेम्प्ट किया जाता है सब लॉजिकल गेसिंग से ही होता है, एलिमिनेशन टेक्निक से ही होता है। ठीक है, तो आपको यही प्रोसेस BPSC में भी लगा के चलना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिसके माध्यम से आप आंसर कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। पहली बात मैं एक बात बता दूं, ये डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये डिलीट कर दिया का BPSC के द्वारा। ठीक है, डिलीट क्यों किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उसको एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नहीं दिया था, क्वेश्चन गलत बना दिया था, इसीलिए क्या कर दिया गया, एक से अधिक ऑप्शन था, क्योंकि ई रहता तब ना कर सकते थे, इसी कारण से ये गलत हो गया, डिलीट कर दिया कमीशन ने। चलते 63 नंबर क्वेश्चन पे।
हाँ, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम या आर्टिफिशियल तैयार किया गया तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ये तो भाई साहब एक बात मैं बताऊं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एकदम से स्किप कर दो, मैं कहता हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न होते हैं स्किप करने लायक। फिर भी जानकारी के तौर पे याद रखना है तो आपको ये टीसी याद रखिए। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ आता है तो ठीक है, इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या है, टेक्नीटियम। ठीक है, टेक्नीटियम हो रहा है इसको बोलते हैं। तो ये आपका 63 हो गया। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है 66 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रक्त जो है, ब्लड का तरल भाग लिक्विड फॉर्म में होता है, WBC, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स और RBC। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ एक बात आपको, आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर मान लो ये ब्लड है तो ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पकल्स। ठीक है, प्लाज्मा 55% के आसपास होता है, ये बचा हुआ 45% होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है 90% वो भी, और कुछ अदर्स चीज़ होते हैं 10% के आसपास में। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ अब गौर करो, यहाँ जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है ये RBC हो जाता है, ये WBC हो जाता है और प्लेटलेट्स हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपसे जो क्वेश्चन किया गया इसका आंसर आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर आपको जानकारी होती कि ब्लड का दो भाग होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स होता है, RBC WBC का, प्लेटलेट्स इधर आ गया, प्लाज्मा में वाटर होता है। अब यहाँ वाटर तो पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। WBC नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा, RBC नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लड कॉर्पसल्स का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। 66 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मैं इसी तरीके से एकदम से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारे BP जो साइज स्पीसीज का जो मेंटोरशिप है 1-to-1 मेंटोरशिप ऐसे ही फैसिलिटी के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्टूडेंट को सिर्फ एक आंसर जानना जरूरी नहीं होता है, इस आंसर के इर्द गिर्द की जानकारी भी होना क्या है, उतना ही जरूरी है आपको। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर। ठीक है, अब देखिए 17, अब इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया करूँगा ये जो खास करके जो ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जो है मैं आपको उसमें गूगल मीट का लिंक देता हूँ, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था 79 का, तो इसके लिए तो कोशिका होता है, आप जानते ही हैं, सेल होता है। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। अंग उत्तक जीव उससे आगे वाला पार्ट होता है। चलिए 79 हो गया। अब 85 का नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है, गैर संपर्क मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल, घर्षण बल और प्रभावी बल। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर घर्षण बल जो होगा, फ्रिक्शन जो होता है, कॉन्टैक्ट में आकर के फ्रिक्शन होगा ना। सिंपल कॉमन दिमाग लगाओ कि घर्षण कब होगा, जब किसी चीज़ पर आप चलते हो तब ना घर्षण होगा, जब कॉन्टैक्ट होता है आपकी दो बॉडी के बीच में। ठीक है, तो इसलिए घर्षण बल तो नहीं होगा। अब प्रभाव किसको डालेंगे हम, किसी को टच करके ही प्रभाव डाल सकते। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह धकेलना है, तो टच करेंगे तब तो होगा, कॉन्टैक्ट में आएगा तब तो होगा, इसलिए प्रभावी बल नहीं होगा। चुंबकीय बल में आप गौर करना, एक कोई दो चुंबक को लेना और दो चुंबक के नॉर्थ पोल को सटाना या साउथ को सटाना, एक ही सेम पोल होना चाहिए। देखना बिना कांटेक्ट किए क्या होगा, दूर हटेगा अपने से, यानी चुंबकीय गैर संपर्क बल के अंतर्गत आता है वो। दूसरा, अगर कोई लोहा है, अगर बहुत बड़ी, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पे लोहा का ऑब्जेक्ट दे दिया, लोहा रख दिया है, और यहाँ पर ठीक बहुत बड़ा क्या कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बड़ा क्या कर दिया, ये लोहा रख दिया है। अब इसको बिना किए क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर। इसीलिए चुंबकीय बल जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा। 85 के बाद चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करना कि इसका क्या होना चाहिए और क्या होगा।
अब देखो 93 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कोरंडम क्रायोलाइट धातु गैस है? आप याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोरंडम था या क्रायोलाइट था, जो भी था किसका था आप लोग को याद भी होगा, 93 का, एल्युमिनियम से रिलेटेड। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर, तो मान लो कि एग्जैक्टली आपको पता चल गया एल्युमिनियम इसका आंसर है, क्रायोलाइट या कोरंडम। लेकिन आपको पता है इसका अयस्क, कुछ और भी अयस्क होते हैं जो डायरेक्टली जाना जाता है। वो एक तो बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम से रिलेटेड बॉक्साइट हो गया, ठीक है। दूसरा डाइस्पोर हो गया। ये आपको एडिशनल नॉलेज में मैंने डाल दिया, ये दो चीज़, बॉक्साइट, डाइस्पोर, कोरंडम और क्रायोलाइट, इसका ये आंसर हो गया। अब हम आपको कुछ इसका बताते हैं जो आपके नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कभी कल की डेट में पूछागा तो आप बता सकते हो। चांदी का क्या होता है? अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट होता है, ठीक है। टीन के बारे में बात करेंगे तो टीन में क्या होता है? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट होता है, ठीक है। अब चलते हैं लोहा, लोहा के बारे में अब उस समय आया था क्वेश्चन ना, लोहा में देखो हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आप नोट्स भी बना सकते हो चाहो तो, लिमोनाइट और सीडेराइट। सीडेराइट, आपको लिमोनाइट वहाँ पर क्वेश्चन था पीछे वाले क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, तो आपको क्या हो गया यहाँ पर ये भी मालूम चल गया। एग्जैक्टली इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी, और इस तरीके से आप 2-4 साल पेपर कर लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बहुत बार देख लिया क्वेश्चन को। अब 93 से 104 पे चलते हैं। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो पूछा गया इसमें भी, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म था। आप कहेंगे पावर से रिलेटेड पूछा गया था 71 वाले क्वेश्चन में, और 17वीं में क्या पूछा गया? इस तार का प्रतिरोध क्या है? आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। V इजिकल टू जो IR होता है, ठीक है, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आपको पता हो, करंट है। अब यही चीज़ों को दिमाग में लगा लीजिए, V बराबर IR होता है, तो इसमें जो इजिकल टू, इसमें देख लीजिए कहाँ पे, अगर आप मान लो कि R का निकालना है तो R बराबर क्या होगा? V बाई I होगा। जो बनेगा इसका आंसर मार दो। R बराबर देखो V बाई I कहाँ है? यहाँ पे है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। यानी कि इस तीनों में से 3 गलती हो गया, C इसका एग्जैक्ट आंसर निकल गया। 104 के बाद चलते 108। अब यहाँ देखिए उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक 2 प्रकार का होता है, इंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक में मतलब जिसको काम करो, जिस प्रोसेस को करवाने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। एक्सोथर्मिक में मतलब जो प्रक्रिया होने के बाद हीट रिलीज होता है, तो ये हीट रिलीज वाला है। क्या है? हीट रिलीज वाला है। अब देखो यहाँ पे 108 नंबर का, हीट रिलीज कैसे होगा? पानी का वाष्पीकरण करेंगे, तो वाष्पीकरण करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई साहब? हम हीट देंगे तब तो वाष्पीकरण होगा, ये तो नहीं होगा। जहाँ जहाँ 1 है उसको हटा दो, ठीक है। अब आपका आ गया, या तो A होगा या तो B होगा, 50-50 आप पहुँचा दिया मैंने। सीधी सी बात, ये वाष्पीकरण करने के लिए कॉमन बात है ना जी। तो यहाँ पर देखो 3 है कॉमन, 3 तो पढ़ो ही मत, 3 सोचे देखो कि सही ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 और 4 में। H2SO4 का तनुकरण और क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन जो होता है, आप देखेंगे कभी भी उसमें क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? आग लगाना पड़ता है, यानी कि उसमें रिक्वायरमेंट है, उसमें रिक्वायरमेंट है किसका? आग का, यानी एनर्जी का, इसीलिए 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ये और ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और जानते हैं बूझे हुए पानी के साथ पानी की प्रतिक्रिया करते हैं, तो जब चूना को पानी में देंगे तो हीट रिलीज होता है बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि आपको याद भी होगा, आपने देखा भी होगा, जो चूना घर में चूना किया जाता है, तो चूना करते समय आपको देखने को मिला होगा कि उसमें जब चूना डालते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा खौलने लगता है। चलते हैं 113 पे, 113 पे। यहाँ देखो मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट आप अपने मोबाइल को क्या करना, थोड़ा सा उल्टा कर लेना एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उम्मीद करते पता नहीं ऐसा कैसे हो गया है, तो इस तरीके से देख लेना। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि कोई परेशानी आपको नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? यानी कि सोलर कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये सोलर कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है कि इसका कितना मान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब सोलर कांस्टेंट का मान जो होता है, आपको जनरली आप देखेंगे एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड जो होता है वो मैं बता देता हूँ, 1.36 से 1.37
मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मीटर इतना होता है, लेकिन यहाँ नहीं था वो वैल्यू, इसीलिए इसके नियरेस्ट वैल्यू को 1.4 मान करके क्या किया गया, इसका आंसर दे दिया। ये मैं एग्जैक्ट करता हूँ, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करके चलना, स्किप करके चलना, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू तब ठीक है, नहीं पता है तब कोई बात नहीं। आगे चलो, बी हो गया। आगे चलते हैं 113 के बाद 120। देखो यहाँ ठीक है ना, फिर 120, हाँ कि सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इस कारण से पीडीएफ का फॉर्मेट ऐसा हो गया, ठीक है। 120 मोबाइल को ही आप एक बार क्या करना, इधर कर लेना, पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण के में क्लोरोफिल का उपयोग किया। आप देखो क्लोरोफिल के कारण हम लोग जानते हैं कि कोई भी पत्ती का रंग हरा दिखता है, यानी कि क्या किया जाता है कि प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। जो अवशोषण करने का काम करेगा, यानी कि जो सारे चीज़, प्रकाश संश्लेषण में CO2 की कमी कभी होता ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो उसमें CO2 की कमी की कोई बात ही नहीं है। पानी के अणु को तोड़ना, ये नहीं, कोई कार्य नहीं, गलत है। प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, सारे कलर को, जो खास करके 7 कलर होते हैं ना, 7 में क्या करता है, 6 कलर्स को अपने पास वो रख लेता है, और एक कलर जो ग्रीन होता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, और यही रिफ्लेक्ट करने के कारण हम लोग किसी भी पत्ते का रंग हरा देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 123 का, 123 का। यहां देखो 123 नंबर क्वेश्चन पे, 123 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, कहता है कि कौन टेस्ला, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट टेस्ला का। आपको पता होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं भी, या साइंस पढ़ते हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे से लेकर कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब बात आता है टेस्ला की। अब यहाँ पर दिया हुआ एम्पियर पर न्यूटन, एम्पियर पर कूलम्ब, एम्पियर पर न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर। अब एक बात जान के आपको ताजुब लगेगा, ये होना चाहिए प्रति, लेकिन इंग्लिश में ही क्या कर दिया गया, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया, पर को पर कर दिया गया, ठीक है। पर मतलब प्रति होता है, यहाँ पर प्रति नहीं देकर पर दे दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप समझदार है तो समझ जाएंगे कि ये भाई साहब क्या पूछना चाह रहा है। टेस्ला को ही बोलते हैं 1 वेबर। ये 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला की बात करेंगे ना, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर होता है, 1 वेबर। अगर कहीं आ जाए कि टेस्ला का समतुल्य 1 वेबर होता है तो 1 वेबर भी आंसर है। अब कहेंगे सर ये होता क्या है, तो जनरली मैं बता देता हूँ, फिर भी इसका पहले आंसर बताता हूँ। इसका होता है 1, जो मैग्नेटिक ये जो चीज़ें हैं ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है। क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसको और ब्रेक करेंगे, फिर कल के दिन में ऐसा पूछ लेता है, तो 1 kg, ठीक है, पर एम्पियर, ठीक है, kg प्रति सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 134। यहाँ देखो, आहार क्या पूछ रहा है कि आहार नाल जो है, आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत यानी लीवर से पित्त प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं कि खास करके बाइल जूस के बारे में आपको पता होगा, ये छोटी, खास करके जो छोटी आंत होता है, क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से यकृत क्या कहते हैं, बाइल जूस प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो गया, छोटी आंत हो गया। पेट तो होता नहीं है, पेट में आप जानते हैं स्टोमक में क्या होता है, HCl का काम होता है, और बड़ी आंत तो लास्ट में चीज़ें होता है, इसीलिए इसका छोटी आंत हो जाएगा। 34 हो गया। 139 नंबर चलते हैं। अब देखो यहाँ ठीक है, 139 कौन सा जोड़ा जो है विस्थापन प्रक्रिया, यानी कि कोई भी रिएक्शन को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, डिस्प्लेस्ड करने का काम करता है। तो अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन सर पूछा जाए तो रिपीट हुआ है PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 69th के पेपर में देखेंगे ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर जो है यहाँ देखिए, आप एक बार गौर दिमाग लगाओ, समझने वाली बात है कि अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे। सिल्वर धातु, एल्युमिनियम धातु, कॉपर धातु, यानी कॉपर धातु, ये नहीं लगता मुझे आंसर यहीं से होना चाहिए, ठीक है। आप ये दोनों हटा दो। अब यहाँ पर AgNO3 विलियन और NaCl विलियन, यानी कि ये दोनों तो मिल गया कम से कम। अब यही दोनों में से जो मारना 50-50 पहुँचा दिए, जो मारना मार के देखो आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ PYQ पूछा गया है, इसलिए आपके पास पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट इसका आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट विलियन और कॉपर धातु इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या मैं लगा दिया,
AgNO3 बिलियन और कॉपर धातु। ट्रिक्स भी लगा के काम करना। अल्टीमेट साइंस के विद्वान होते नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले साइंस के विद्वान नहीं होते हैं वो, ठीक है। उसको सब विषय पढ़ना होता है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, और बाद में साइंस भी पढ़ना है, तो इसीलिए करंट भी पढ़ना है। इसलिए आप यही समझ के चलें। 143 देखिए यहाँ पर आपके पास है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकम्पोज, ब्रेक करना है भाई साहब। कोई भी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ब्रेक कब कर दिया है, और खासकर डिकम्पोज, अपघटक, डायरेक्ट इसका हीट क्वेश्चन। शोषण होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण है नहीं, किन्वन फ्रेगमेंटेशन है नहीं, सिर्फ आंसर अपघटन, ठीक है। चलिए 143 हो गया। 143 के बाद लास्ट 150वां नंबर क्वेश्चन, फिर से इस तरीके से थोड़ा कर लेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? अब ये पहले व्यक्ति की बात कर रहा है ना, ये जे थॉमसन साहब है। क्या है? जे थॉमसन साहब, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो है जे थॉमसन साहब ने परमाणु की संरचना के लिए पहला मॉडल देने वाले व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति मॉडल प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो खास करके आज के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुल मिला के कितना था, 70 का बीपीएससी का जो है पेपर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, साइंस वाले पार्ट्स को मैंने देख लिया है, ठीक है। इसी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पर डे आप जो IAS पीसीएस के प्लेटफॉर्म को देखेंगे ना, तो आपको मेंस और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हर प्रकार के वीडियोज़ मिलेंगे जो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने में सहायक होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी चीज़ें हैं, साथ में मैं बता ही दिया हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको गूगल मीट का सहायता मिल सके, ठीक है। डायरेक्ट आप मेरे से जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए कंटिन्यू इसको रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि अगर एक बार में समझ नहीं आता दोबारा भी आपको देखना पड़े तो देख लेना है, क्योंकि अल्टीमेट आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और मैं डिटेल करने वाले व्यक्ति हूँ, तो डिटेल करने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।